अगले जो हमारे शासक हैं वो है सवाई जयसिंह। जयपुर रियासत के महत्वपूर्ण शासकों में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या राजस्थान के इतिहास के हिसाब से भी देखें तो सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक है सवाई जयसिंह, जो कि 1700 में शासक बने थे और 1743 तक इन्होंने शासन किया था। सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने 7 मुगल शासकों के साथ काम किया था। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उन्होंने 3 के साथ किया था, लेकिन इन्होंने 7 मुगल शासकों के साथ काम किया था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु भारतीय इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों में जो शक्ति थी, जो दम था, वो खत्म हो गया था और मुगलों की शक्तियां समाप्त हुई थी। औरंगजेब के काल में 1657 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो जो अनेक राजा थे या अनेक मुगल राजकुमार जो थे वो उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ पड़े। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो राजकुमार मुअज्जम और एक थे राजकुमार आजम, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मुअज्जम जो है इसे बहादुर शाह फर्स्ट भी कहते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो मुअज्जम का ही नाम है। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो अन्य जो राजा होते हैं वो किसी न किसी की साइड तो लेते ही हैं, ऑब्वियसली। जैसे चुनाव से पहले लोग किसी न किसी की साइड लेते हैं ताकि जीतने के बाद हमें फायदा होगा। तो आजम का पक्ष लिया था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जो थे वो आजम के पक्ष में थे, जीत गए। मुअज्जम इसमें मुअज्जम की जीत हुई, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बने। तो मुअज्जम ने या बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, अब सवाई जयसिंह विरोध में था तो सजा तो देनी ही थी, तो ये जयपुर पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, जयपुर पर आक्रमण कर देते हैं। जयपुर या उस वक्त जो था आमेर जो था वो भी कह सकते हैं, आमेर पर आक्रमण करते हैं और जयसिंह के जो भाई थे विजय सिंह, उनको राजा बना देते हैं और आमेर जो था, आमेर का नाम बदल कर देते हैं इस्लामाबाद। जयपुर नहीं था उस वक्त, आमेर था। इस्लामाबाद या इसका दूसरा नाम आता है मोमिनाबाद। जब सवाई जयसिंह राजा के पद से हट गए, राजा नहीं रहे, इन्हें हटा दिया गया, इनके भाई विजय सिंह को राजा बना दिया गया, तो सवाई जयसिंह जो है वो देबारी समझौता करते हैं। देबारी समझौता जो है ये एक्चुअल में 3 राजाओं या 3 रियासतों के बीच में समझौता होता है। आमेर रियासत, मेवाड़ रियासत और मारवाड़ रियासत, इन 3 रियासतों के मध्य समझौता होता है। इस रियासत में जो समझौता होता है, इस समझौते के तहत आमेर और मेवाड़ और मारवाड़ ये तीनों रियासतें मिलकर के क्या करेंगी, जयपुर को स्वतंत्र करवाएंगी। बाकी आगे समझौता देखेंगे, जब मेवाड़ का इतिहास देखेंगे तो उसमें देबारी समझौता जो है पूर्णतया हमें मिलता है, तो उसमें हम पूरा डिटेल से देख लेंगे देबारी समझौता। मूलतः देखो, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ की रियासतों के बीच ये समझौता हुआ था, जिसमें एक तो बात थी मारवाड़ के जो अजीत सिंह हैं उनको राजा बनाने की, और दूसरी बात थी आमेर के जो जयसिंह है इनको राजा बनाने की। इन दोनों को शासक बनाना है। ठीक है, इसी उद्देश्य से ये समझौता किया गया था तीनों रियासतों के बीच। बाद में रियासतों की अलग अलग शर्तें वगैरह थी इस संधि की, तो वो सब संधियां हम मेवाड़ का इतिहास देखेंगे तो उसमें देखेंगे, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में इस संधि का विस्तृत पूर्वक वर्णन हमें मिलेगा। तो इस देबारी समझौते के तहत ये जो रियासतें हैं इनकी सेनाएं मिलकर के आक्रमण करती है और मुगल सेना को हरा देती है। सवाई जयसिंह को पुनः आमेर का शासक बनाया जाता है। वो जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है सांभर का युद्ध, उसे सांभर का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1709 में लड़ा जाता है। 1709 में सांभर का युद्ध होता है। उस सांभर के युद्ध में जयसिंह और मान सिंह की सेनाएं जो है वो मिलकर के, मुगल गवर्नर होता है सैयद हुसैन
खान मुगल सेनापति होता है, इस मुगल सेनापति को हरा देते हैं और इस युद्ध के बाद जय सिंह जो है वो पुनः आमेर के शासक बनते हैं। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के समय तक, इस युद्ध के बाद भी जो सांभर झील है, उस सांभर झील पर मारवाड़ और जयपुर दोनों रियासतों का संयुक्त कब्जा था। मारवाड़ और जयपुर दोनों का संयुक्त इस पे कब्जा था। बाद में अंग्रेजी शासन आता है तो इसका कब्जा वगैरह जो प्रक्रिया है वो सारी हट जाती है। तो ये देखना है, सांभर के युद्ध के बाद सवाई जयसिंह पुनः आमेर के शासक बनते हैं। अब इसी दौरान पास में एक रियासत पड़ती है भरतपुर। भरतपुर रियासत में भी थोड़ी विवाद की स्थिति थी। भरतपुर रियासत में मोहकम सिंह थे एक, और एक थे बदन सिंह। बदन सिंह, इन दोनों के बीच परस्पर विवाद होता है। इस विवाद की स्थिति में जय सिंह जो है वो बदन सिंह का साथ देते हैं। तो जय सिंह की उपलब्धियों में ये भी है, बाकी इसका वर्णन हमें भरतपुर के इतिहास में भी पूरा मिलता है। बदन सिंह को डीग की जागीर दी गई थी, ब्रिजराज की उपाधि दी गई थी। इन्होंने बदन सिंह का साथ दिया था मोहकम के विरुद्ध। इसके बाद मुगल शासक, 7 मुगल शासकों का काल इन्होंने देखा था। तो मुगल शासक उस वक्त लगातार बदलते रहते थे। तो मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने दी क्यों थी? ये इस विवाद का समाधान उन्होंने किया था इसकी वजह से, राजेश्वर की, क्योंकि भरतपुर की रियासतें जो थी लगातार विद्रोह कर रही थी, तो इसे दबाने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा गया था। इसके बाद एक युद्ध होता है गंगवाना का युद्ध। इन्हीं के काल की घटना है, इसीलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी युद्धों कब हुआ था वो कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। गंगवाना का युद्ध हुआ था, ये जोधपुर के अभय सिंह थे उनके विरुद्ध, और बीकानेर में शासक हुए थे जोरावर सिंह। इन दोनों के विरुद्ध, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया और अभय सिंह को हरा दिया था। अब सवाई जयसिंह को भी मुगलों ने 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया था। सवाई जयसिंह और मराठों के बीच में भी कई युद्ध हुए थे। मुख्य जो 3 युद्ध थे वो थे पीलसूद का युद्ध, पीलसूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध और रामपुरा का युद्ध। ये 3 युद्ध जो थे, ये तीनों युद्ध सवाई जयसिंह वर्सेस मराठा, इनके बीच युद्ध हुए थे। पहले में सवाई जयसिंह जीत गए थे और बाकी दोनों में सवाई जयसिंह जो थे हार गए थे। ये युद्ध 1715 1730 के बाद, पहला युद्ध जो था ये 1715 का, इसके बाद वाले 1730 के बाद है। ये 33 का, ये 35 का है, लेकिन ईयर हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लगातार युद्ध हारे थे ये मराठों से, मराठा आक्रमण कर रहे थे लगातार, क्योंकि हम देखते हैं कि मराठों का हस्तक्षेप इस काल में राजस्थान में काफी अधिक बढ़ गया था। राजस्थान की लगभग सभी रियासतें मराठों से तंग थी, क्योंकि यहाँ लूट खसोट मराठा जो सेनापति थे उनके द्वारा अत्यधिक हो रही थी। तो सवाई जयसिंह एक समझौता करते हैं, धौलपुर समझौता। हमें यही ध्यान रखना, धौलपुर समझौता किस किस के बीच हुआ था, पीलसूद युद्ध, मंदसौर युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, बस इतना थोड़ा सा ध्यान में रहे। धौलपुर समझौता जो था ये हुआ था सवाई जयसिंह और मराठों के पेशवा थे उस वक्त बालाजी बाजीराव। हालांकि ये राजस्थान को लेकर के समझौता नहीं था, ये एक्चुअल में यहाँ पे सवाई जयसिंह जो थे धौलपुर समझौते में, वो धौलपुर समझौते में थे मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि थे। ये अपनी रियासत के लिए समझौता नहीं था, ये मुगल रियासत के लिए था, क्योंकि इस वक्त मराठा जो थे, मराठों का राज पूरे भारत में था, मराठों का आतंक था मुगलों में। कहावत है कि एक दोहा भी है, कहीं देखा था कि 4 बैर खाती थी वो 4 बैर खाती है,
नग्न जड़ाती थी, जो नग्न जड़ाती है। तो ये मुगलों का भय था, मराठों का भय था मुगलों में कि वो मुगल स्त्रियां जो 4 बार खाती थी वो आज 4 बैर से अपना जीवन यापन कर रही है। नग्न जड़ाती थी, जो नग्न जड़ाती है, यानी जो पहले अपने वस्त्रों में नग्न आभूषण नग वगैरह जड़वाती थी, वो अब जड़वत हो जाती है, खुद ही जड़ हो जाती है यदि उन्हें पता चलता है कि मराठों का आक्रमण हो रहा है या मराठों का बेड़ा इधर से गुजर रहा है। तो ये मराठों का खौफ था उस वक्त मुगलों में। तो उस वक्त के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, उनके प्रतिनिधि बने थे सवाई जयसिंह, और इन्होंने बालाजी बाजीराव के साथ समझौता किया था, धौलपुर का समझौता। ये 1741 की घटना है। 1741 में यह समझौता हुआ था, धौलपुर समझौता। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ का भी आयोजन करवाया था, और इस यज्ञ के जो पुरोहित थे वो थे पुंडरिक रत्नाकर। अश्वमेघ यज्ञ में क्या है, जैसा कि विदित है कि यज्ञ किया जाता है और एक अश्व को, एक घोड़े को छोड़ा जाता है, और घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से घूम करके वापस आता है वो सारा का सारा क्षेत्र इस शासक की अधीनता स्वीकार करता है, इस शासन के अधीन माना जाता है। और यदि कोई कहे कि मैं अधीन नहीं हूं तो वो इस घोड़े को पकड़ लेता है। इस घोड़े को पकड़ने का मतलब है आपने इस राजा को चुनौती दी है। तो सवाई जयसिंह को भी चुनौती देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दीप सिंह कुंभाणी। दीप सिंह कुंभाणी नामक एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने अश्व को पकड़ा था, राजा को चुनौती दी थी, और बाद में युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। ये व्यक्ति दीप सिंह कुंभाणी। यदि उस दौर में हम सोचें एक राजा की सेना को चुनौती देने वाला व्यक्ति, तो बहुत हिम्मत, बहुत साहस चाहिए। आज भी सत्ता में कोई हमसे ऊपर बैठा होता है तो हम उसको चुनौती देने की बजाय उसकी चापलूसी करना अधिकतर लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उस दौर में भी चापलूसी की बजाय चुनौती दी थी, और पता था कि मृत्यु निश्चित है। जब इन व्यक्ति ने यह चुनौती दी थी तो इन्हें पता था कि मृत्यु निश्चित है मेरी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ये काम किया। तो मौत से डरने वाले तो राजस्थान के योद्धा कभी हुए ही नहीं हैं। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में याद करने वाली चीज वही है, सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले तो हम देखते हैं स्थापत्य कला के बारे में। सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत अधिक हैं, बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया था। पहला जो काम इन्होंने किया था वो किया था जयपुर की स्थापना, और जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 को। जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 को। जयपुर शहर के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट जो थे, जिन्होंने नक्शा बनाया था, जिन्होंने डिजाइन बनाया था, उन व्यक्ति का नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। उस वक्त आज जितने संसाधन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने पूरा नक्शा, पूरा मैप बनाया जयपुर का कि इस तरह से बसेगा, यहाँ सड़कें इतनी चौड़ी होंगी, यहाँ भवन होंगे, यहाँ बाजार की जगह होंगी, हर एक निर्धारित। और ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर है। यदि जयपुर शहर को देखो कभी तो वास्तव में हैरानी होगी कि 1727 में, आज से लगभग 300 साल पहले, जब आधुनिक संसाधन नहीं थे, आधुनिक कैमरा तकनीकी नहीं थी, उस वक्त परंपरागत तकनीकी का उपयोग करके इन्होंने इतना सुंदर शहर बसाया है। इसकी बजाय आप आज की बनी हुई कॉलोनियां देखते हो तो आपको देख करके तरस आता है कि ये कौन था जिसने ऐसा कर दिया। तो ये बड़े महान व्यक्ति थे उस दौर में। उस दौर में भारत में मुगलों का शासन भले ही था, लेकिन कलाकारों की या ज्ञानविदों की कभी कमी नहीं थी। ज्ञानविदों का उदाहरण हम देखते हैं तो
कंवर सेन जो है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कंवर सेन ने डिजाइन बनाया था, कंवर सेन ने अब कल्पना की थी एक कि किस प्रकार से आईजीएनपी नहर बनेगी। उस दौर में जब सड़कें तक नहीं होती थी, उस दौर में इस व्यक्ति ने नहर का डिजाइन तैयार किया था कि किस प्रकार से नहर होगी, कौन सी नदियों से पानी आएगा और किस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देगी। और कायाकल्प तो हम आज देख ही रहे हैं कि ये आईजीएनपी जो है ये पश्चिमी राजस्थान के लाइफलाइन है, पश्चिमी राजस्थान की है। तो वही इसीलिए तो कहते हैं कि सपने देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सबसे बुरा है सपनों का मर जाना, है ना। तो इन्होंने ड्रीम देखा था, इन्होंने विजन देखा था। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, ये कार्य हमसे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है दुनिया की कोई ताकत ये काम हमसे करवा ही नहीं सकती। और यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो इसको करके रहूंगा, तो आपसे वो काम हो जाएगा। यहाँ फर्क क्या है दोनों चीजों में? केवल सोचने का ही तो फर्क है। खुद से वैसे जनरली एक सवाल आप खुद से करके देखो कि मान लीजिए आपके सामने कोई चुनौती है, ये कोई एग्जाम है। आप खुद सोचिए कि यदि आरएएस का आपको एग्जाम देना है, मन में क्या आता है? मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? यदि इस तरह से सोचेंगे नहीं कर पाएंगे। आप खुद से सवाल पूछिए क्या मैं ये कर सकता हूं? तो आपका दिमाग इस चीज को एक चुनौती के रूप में लेता है। जब कोई प्रश्न आता है ना तो दिमाग हमारा उसको चुनौती के रूप में लेता है। खुद ही देख लो, कोई कहे कि ये दीवार कूदनी है, नहीं रे नहीं हो पाएगा, लेकिन वही कोई ये दीवार कूद के दिखा, तो यार सामने वाले ने चुनौती दी, हम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो काम हो भी जाता है। एग्जाम को भी इसी तरह से लेना चाहिए, एक चुनौती के रूप में। चुनौती के रूप में यदि एग्जाम को लोगे, कोई भी बड़े से बड़ा कंपटीशन हो आप कर सकते हो। सकारात्मक सोच के साथ, सही विजन के साथ आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अन्यथा आप बस सोच सकते हो, और वो भी नकारात्मक। तो विद्याधर भट्टाचार्य ने सोचा था मुझे जयपुर शहर बनाना है। जयपुर शहर बनाने का तो सवाई जयसिंह ने सोचा था, जयपुर शहर बसाना है वहां पहाड़ियों के बीच में। तो जयपुर शहर का वास्तुकार जो था वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। इन्होंने एक ज्योतिषी की सहायता ली थी और ज्योतिषी की सहायता के आधार पर यह बनाया था। यानी जयपुर शहर जो वो पूरा ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं, अलग अलग ईशान कोण वगैरह वगैरह, उन सब सिद्धांतों के आधार पर बना है। पुर्तगाली ज्योतिष थे, उनका नाम था जेवियर डी सिल्वा। जेवियर का नाम है ना, अंग्रेजी में तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जेवियर डी सिल्वा, जे से नहीं होगा। इराक को बगदाद शहर जो है ईरान का, उस शहर की तरह बसाया गया था। और यहाँ पे 9 स्क्वायर 9 वर्ग का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का पालन किया गया था। पहले यहाँ जंगल था, शिकार होती थी। जो सबसे पहली इमारत जयपुर में बनी थी, सबसे पहली इमारत जयपुर में बनी थी, उसका नाम था बादल महल, पहली इमारत थी। अब ये सब जानकारियां हमें कहां से मिलती है? ये सब जानकारियां हमें मिलती है, एक पुस्तक है बुद्धि विलास। ये पुस्तकों में आ गया है बुद्धि विलास, जिसके लेखक हैं बख्तराम। बख्तराम की पुस्तक बुद्धि विलास से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और 2019 में ये जो जयपुर शहर है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल में जगह मिली जयपुर शहर। तो पहला काम इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना, दूसरा काम जो इन्होंने किया था सामर्थ्य के गांव में, वो था नाहरगढ़। या इसी नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ के किले का निर्माण करवाया। ये जयपुर शहर का पहले राजनीतिक किले को कहा जाता है कि इसका निर्माण मराठों से सुरक्षा के लिए किया गया। इसके अलावा इनकी बनाई गई अन्य जो इमारतें हैं, अन्य इमारतों का नाम आता है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल इन्होंने बनवाया। और गोविंद देव जी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया। गोविंद देव जी जो है ये जयपुर रियासत के
कौन? राजा तो गोविंद देव जी हैं, हम तो केवल इनके दीवान हैं, यानी सब कुछ तेरे अर्पण, हम तो केवल आपकी सेवा के लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेवाड़ रियासत के जो थे, मेवाड़ रियासत के राजा थे, वो एक लिंग जी का दीवान मानते थे, उनके यहाँ एक लिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के जो भी शासक हुए वो, तो ये थी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसके बाद सवाई जयसिंह जो थे, इन्होंने समाज सुधार के लिए बड़ा प्रयास किया। समाज सुधार के लिए पहला प्रयास इन्होंने किया, सती प्रथा को रोकने की कोशिश की। सती प्रथा को रोकने की कोशिश अकबर भी करते हैं, सती प्रथा को रोकने की कोशिश पुर्तगाली भी करते हैं, और सती प्रथा को रोकने की कोशिश सवाई जयसिंह भी करते हैं। कोशिश होती है लेकिन कामयाब नहीं होती। बाद में अंग्रेजी शासन काल में काफी हद तक इस पर रोक लगती है सती प्रथा पर, लेकिन वास्तविक लोग स्वतंत्रता के बाद, इस स्वतंत्रता के बाद भी तो भारत में ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए सती प्रथा को रोक लगाने के प्रयास से समाज सुधार बहुत बड़े थे। इसके अलावा इन्होंने कोशिश की कि सती प्रथा को रोका तो विधवा विवाह को रोकना देना पड़ेगा, तो विधवा विवाह को रोकना इन्होंने दिया, बाल विवाह को रोकने का इन्होंने प्रयास किया। और इसके अलावा अंतरजातीय विवाह, जो आज भी एक टैबू समाज है, अंतरजातीय विवाह, दूसरी जाति में विवाह करना, उसको इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, जिसको आज तक समाज स्वीकार नहीं कर पाया है। लेकिन स्वामी जयसिंह जी ने उसको प्रोत्साहन दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि इतने आधुनिक सोच के व्यक्ति थे, आज भी समाज के बड़े हिस्सों में ये चीज स्वीकार नहीं। ठीक है, ये चलता है, ये रोक दिया, यही बाल विवाह जो है वो भी कम कर दिया, वो आदमी उसके बारे में समझ रहे हैं। लेकिन ये ना, ये ऐसा टॉपिक है जिसको भी छू मत लेना, ये गलती से भी इस टॉपिक को छू लिया जाता है तो पढ़ाई लिखाई बाद में, पहले अपना काम करो, है ना। पहले घर वाले ये टॉपिक तो काट देते हैं, इसी टॉपिक पे फोकस करते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक मत छूना। सवाई जयसिंह जी ने छुआ था लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए थे। इन्होंने अन्य प्रयास किया था, इन्होंने एक कस्बा बसाया था वैरागपुर नामक। ये उन साधु संतों के लिए था जो कि अपना घर बार गृहस्थ त्याग चुके थे, तो इन्होंने उन्हें वापस बसाने का प्रयास किया था। तो ये इन्होंने समाज सुधार के लिए प्रयास किए थे। ब्राह्मणों में भी आपसी भेदभाव वगैरह जो था उसको समाप्त करने का प्रयास किया। समाज सुधारक अत्यधिक समाज सुधारक थे। ये आधुनिक भारत में जो हम समाज सुधार देखते हैं उनकी शुरुआत सवाई जयसिंह ने 18वीं सदी में ही कर दी थी। अब सवाई जयसिंह जो थे, इन्होंने अपने बेटे ईश्वरी सिंह को राजा घोषित कर दिया, लेकिन पहले जो देवारी समझौता हुआ था, उस देवारी समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह की एक पत्नी थी। देवारी समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह जो थे, इनका विवाह होना था मेवाड़ की राजकुमारी से। मेवाड़ की राजकुमारी जिनका नाम चंद्रकमर था, इनसे विवाह होगा। शर्त यही थी कि जयसिंह जी आपको राजा बना देंगे, लेकिन अगला जो राजा है वो चंद्रकमर का बेटा ही बनेगा। और चंद्रकमर का बेटा हुआ माधो सिंह। लेकिन राजा तो राजा है, अपनी बात से पलट गए। माधो सिंह को राजा न बना करके इन्होंने अपने बड़े बेटे ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ। क्यों? वजह थी इसकी देवारी समझौता, जो कि मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासत के बीच हुआ था, जिसके तहत जयसिंह को आमेर का शासक बनाना था। लेकिन मेवाड़ वालों की कंडीशन थी। अब कंडीशन तो मेवाड़ वालों की चलेगी, क्योंकि मारवाड़ में अजीत सिंह की स्थिति सही नहीं थी। केवल मेवाड़ का राजा मेवाड़ में था, इसके अलावा मारवाड़ में अजीत सिंह जो था वो सही स्थिति में नहीं था, शासक नहीं बन पाया था। आमेर से इनको निकाल दिया था जयसिंह जी को, इनके भाई विजय सिंह जी को राजा बना दिया गया था। तो मेवाड़ वालों ने कंडीशन रखी कि ठीक है, हम तीनों मिलकर के मारवाड़ में अजीत सिंह को राजा बना देंगे, आमेर में जय सिंह जी को राजा बना देंगे। लेकिन जय सिंह जी का विवाह इन्होंने अपनी राजकुमारी चंद्रकमर से किया, और यह शर्त थी कि चंद्रकमर का बेटा माधो सिंह जो होगा वही अगला राजा
बनना चाहिए। बस इसी कंडीशन के तहत माधो सिंह को राजा बनाना था, लेकिन सवाई जय सिंह जो थे उन्होंने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया और जयपुर रियासत में परस्पर फूट डाल दी दो भाइयों के बीच में, और उत्तराधिकार का युद्ध जयपुर रियासत में शुरू हुआ। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इन्होंने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया था। तो अगला शासक हम पढ़ते हैं ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह 1643 में शासक बने थे और 1650 तक इन्होंने राज किया था। तो ऑब्वियसली पहला युद्ध जो होगा वो उत्तराधिकार संघर्ष ही होगा। तो उत्तराधिकार संघर्ष जो हुआ वो हुआ राजमहल का युद्ध। राजमहल टोंक में एक जगह है, राजमहल का युद्ध 1747 में ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह का साथ किसने दिया? वापस वही भरतपुर रियासत, भरतपुर रियासत जहां बदन सिंह का सहयोग किया था जय सिंह ने। तो वही भरतपुर से सूरजमल जी आए और सूरजमल जी ईश्वरी सिंह को कहा कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इधर माधो सिंह मेवाड़ रियासत का था, तो मेवाड़ रियासत के ऑब्वियसली साथ में आने थे, ननियाल वाले तो आने ही आने थे। तो जगत सिंह द्वितीय, कोटा के दुर्जन साल भी इनके साथ थे और बूंदी के उम्मेद सिंह भी इनके साथ थे, और इन्होंने मराठों का भी सहयोग ले लिया, लेकिन ईश्वरी सिंह ने इनको पराजित कर दिया और ये युद्ध जीता। इस युद्ध की जीतने की खुशी में ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट का निर्माण करवाया। ईसरलाट का निर्माण करवाया जिसे सरगासूल भी कहते हैं। ईसरलाट का एक और नाम है सरगासूल। तो ईश्वरी सिंह ने राजमहल का युद्ध जीतने की खुशी में ईसरलाट का निर्माण करवाया। ईसरलाट या सरगासूल ये एक 7 मंजिली इमारत है। अब माधो सिंह हार तो गया था, लेकिन हार कर बैठने वालों में था नहीं, तो एक बार फिर से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और युद्ध होता है बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध 1 साल बाद फिर से युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं 1748 में। इस बार भाई भरतपुर से सूरजमल जी और ईश्वरी सिंह थे और इनकी तरफ माधो सिंह था, जगत सिंह, यही सेम टू सेम वापस लड़ने के लिए आ गए। लेकिन इस बार परिणाम बदल गया। इस बार जीत कौन गया? माधो सिंह जी तो इस बार जीत गए। माधो सिंह जी जीत गए तो माधो सिंह जी ने जयपुर का राजा नहीं बने, माधो सिंह जी को 5 परगने दे दिए गए, क्योंकि जीत होती है, जीतना शान है। तो माधो सिंह जी को 5 परगने दे दिए गए। और इस युद्ध की एक और कंडीशन ये थी कि ये जो उम्मेद सिंह थे इसे भी बूंदी का शासक स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि जयपुर रियासत जो थी वो बूंदी को अलग रियासत नहीं मानती थी। तो इस युद्ध में हार के बाद ईश्वरी सिंह ने कहा ले भाई तेरी बूंदी, ठीक है। अब इस युद्ध का हर्जाना भुगतना था। पेशेवर थे, वो पैसे के लिए लड़ते थे। तो मराठों ने ईश्वरी सिंह से हर्जाना वसूलना शुरू कर दिया। युद्ध हर्जाना काफी महंगा दिया भी था, ऐसा नहीं। इस युद्ध में हार के बाद ईश्वरी सिंह ने मराठों को रुपए भी दिए, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रुपए भी दिए। लेकिन मराठों ने बार बार युद्ध का हर्जाना मांगा, बार बार तंग किया और बार बार तंग किया। तो ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। कहते हैं ना कि जब इंसान के पास कोई समाधान नहीं लगता तो उसे एक ही समाधान लगता है, उसे एक ही समाधान नजर आता है और वो आता है खुद को खत्म कर लो। जब चारों ओर से समस्या घेर लेती है और समाधान कहीं दिखता नहीं है, तो उस स्थिति में व्यक्ति, जब भी कोई बड़ी समस्या आती है ना, तो आप गौर करो, जब भी किसी भी प्रकार की समस्या यदि हमारे सामने उत्पन्न होती है, इस उम्र में या किसी भी उम्र में समस्या उत्पन्न होती है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रयास होता है वो होता है दोस्तों के पास जाने का। जब यहां से समाधान नहीं होता तो व्यक्ति जाता है फैमिली के पास।
और उसे लगता है कि मैं इनको अपनी समस्या नहीं बता सकता, इनको अपनी समस्या नहीं बता सकता, तो व्यक्ति करता क्या है, फिर व्यक्ति ढूंढता है कोई ज्योतिष को, यानी फिर वो जाता है भगवान की शरण में कि भगवान कुछ समाधान कर दे। मेडिटेशन, ध्यान वगैरह वगैरह अनेक प्रकार की चीज़ों की तरफ जाता है। और जब यहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलता तो व्यक्ति भगवान की शरण में जाने की बजाय भगवान के पास चला जाता है। उसे ये रास्ता सारी परेशानियों से बचने का प्रतीक लगता है कि आज जो भी स्ट्रेस है, जो भी शोक है, दुख है, तनाव है, चिंता है, सब की सब इस एक कदम से शायद खत्म हो जाएगी। और इसलिए इस एक कदम के बाद कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ खत्म, दर्द भी खत्म,